हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय की कुछ टॉपिक क्लियर करने वाले हो गए। ठीक है, हमने पार्ट 1 वीडियो में काफ़ी टॉपिक इस चैप्टर के क्लियर कर चुके हैं और जो बच्चे टॉपिक है ना, इस वीडियो में अर्थात पार्ट 2 वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि पार्ट 2 वीडियो में इस चैप्टर क्लास खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने पूछा था कि कब से रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट की जाए, तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया है कि सर रिजल्ट आ जाने दीजिए तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट आपका 15 जून तक आने की ज़्यादा संभावना है। 15 जून से पहले तो लिख लीजिए कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपका नहीं, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ जाएगा। अभी तो आप एग्जाम भी नहीं दिए हो कि आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन आप बढ़िया से पढ़िए क्योंकि आपका भी रिजल्ट देखने का समय आएगा। इसी तरह आप भी रिजल्ट का इंतजार करोगे परीक्षा देके। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए अभी। ठीक है, अभी आपको पढ़ने का टाइम है। देखिए, पार्ट 2 वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करने वाले हैं और मैं इतना गारंटी देता हूं कि पार्ट 2 वीडियो से आप 10 नंबर कमाने वाले हो, यानी कि 10 नंबर आप परीक्षा में अंक मुफ्त में पाने वाले हो। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को देखिएगा तो ये वीडियो समझने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा ये जो इस वीडियो में जो पढ़ना था, जो छूटा था, वो था मेटरनिक व्यवस्था। मेटरनिक कौन था भाई साहब? तो मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, यानी कि कह सकते हैं कि वो वहाँ का राजा था। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी और क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी था। ये जो था ना, जो क्रांतिकारी थे उनसे काफ़ी ज़्यादा घृणा करता था, उनके विरोधी था ये। ठीक है, आगे देखिए कि विन्या संधि के बाद एक व्यवस्था कायम किया गया। मेटरनिक कहा, शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो। मेटरनिक व्यवस्था 1815 से 1848 तक मेटरनिक युग कहलाया। अब सोच रहे हो कि सर ये विन्या संधि क्या है? यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि विन्या संधि क्या है तो आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, इसीलिए आप सोच रहे कि ये विन्या संधि क्या है। तो पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिएगा। पार्ट 1 वीडियो में मैंने विन्या संधि ये सब क्लियर करा चुके हैं। ठीक है, तो उसी विनय संधि पर व्यवस्था कायम किया गया और मेटरनिक ने कहा ना कि शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो। मेटरनिक की जो व्यवस्था था, जो मेटरनिक का राजा था, राजा मतलब जिस क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया का, वो 1815 से 1848 तक रहा। उसी को हम मेटरनिक युग भी क्या कहते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो यही मेटरनिक व्यवस्था का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना था, तो आप इसे याद रखिएगा। नोटबुक तो जरूर बना लीजिए। जिस तरह एक योद्धा को युद्ध में लड़ने के लिए हथियार की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार एक विद्यार्थी को अपने मतलब कोई भी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए नोट होना बहुत ही जरूरी है। क्या होता है कि कई स्टूडेंट नोट नहीं बनाते हैं और जब एग्जाम आ जाता है तब वो नोट बनाना स्टार्ट करते हैं, तो ये गलत है। आप अभी से ही नोट बनाने को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक है ना, इटली का एकीकरण, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे तो एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। जब मैं एग्जाम दिया था तब भी इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आया था। ठीक है, तो अभी आप बस पढ़ना है, अभी एग्जाम की तैयारी नहीं करना। अगस्त से मैं आपका एग्जाम का तैयारी कराने लगूंगा, तो आप अगस्त से पूरी इस चैनल पर भिड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। पहले हम समझते हैं कि एकीकरण यानी कि अर्थ क्या होता है। मान लीजिए कि कोई चीज़ बिखरा हुआ है, कोई चीज़ अलग अलग भागों में टूटा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि ये ढक्कन है और ये इस पेन का लीड है और ये इस पेन का क्या बोलते हैं कि निचले वाला, देखिए एक मिनट, ये वाला है। तो ये देखिए अलग अलग भागों में क्या है, डिवाइड है। तो हम क्या करते हैं कि इसको पेन को है जो लीड को इसमें डाल देते हैं और एक मिनट, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं कि ढक्कन से इसको कस देते हैं। तो मैंने जितने भी इसके पार्ट थे उन सबको क्या किया, हमने एक कर दिया ना भाई। आप देख सकते हो कि मैंने जितने भी इसके पार्ट थे अब एक कर दिया। तो मैंने तीनों के पार्ट को एक करने के बाद मैंने इस पेन का निर्माण किया, यानी कि इन तीनों को क्या किया, हमने एकीकरण कर दिया है। ठीक है, तो आप एकीकरण के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए आगे जो लिखा हुआ हम पढ़ते हैं कि इटली अनेक राज्य तथा बहुराष्ट्रीय वैश्वर्ग साम्राज्य में बिखरा था। जो इटली था ना, वो काफ़ी ज़्यादा राज्यों में बहुराष्ट्रीय हैबसबर्ग में बिखरा हुआ था। केवल एक जगह इतावली राजघराने का शासन था। देखिए, एक ही ऐसा स्थान था ना जहाँ इटली के राजा का शासन था। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है, उसका नाम सीडिया पिडामांड था।
क्या था ना कि इटली बहुत सारे राज्यों में बिखरा हुआ था, साम्राज्यों में बिखरा हुआ था। बस एक इटली का छोटा सा भाग था जिस पर सीडिया पिंडा नाम था, उसी पर इटली साम्राज्य जो था उसका जो शासन था। तो इटली जो था काफ़ी साम्राज्यों में बिखरा हुआ था। तो जैसे कि हमारा भारत क्या हुआ, जब कब्जा हुआ था, ब्रिटिश सरकार का जब शासन था, तो काफ़ी ऊंचे ऊंचे विचार वाले लोगों ने भारत का एकीकरण कराया, जैसे कि महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे, झांसी की रानी, ये सब क्या थे, भारत को एक मतलब आज़ाद बनाने के लिए, स्वतंत्र देश बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था। ठीक इटली को एकीकरण के लिए ना 3 ऐसे नौजवान थे जो इटली के एकीकरण के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए थे, जिनका नाम जिसपे मेजनी, काउंट कबूर और गैरी बाल्डी था। ये तीनों ना चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो जाए, जिससे इटली एक हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब क्या लिखा आगे कि इटली के एकीकरण का अध्ययन करने के लिए हमें इन तीनों व्यक्ति पर विचार करना होगा। यदि हमें ये जानना है ना कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ, तो उससे पहले हम इन तीनों जो व्यक्ति हैं इनके बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए उनके बारे में हम क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं। देखिए आगे है कि मेजनी का जन्म 22 जून 1805 को जिनेवा इटली में हुआ था। ठीक है, मेजनी एकीकरण का मसीहा था, राजतंत्र का विरोधी था। देखिए मेजनी जो था ना राजतंत्र का विरोधी था। यानी कि राजतंत्र क्या होता है मैं ये बता दूं, जैसे कि मानिए कि आपके घर का, मानिए आपका घर एक राज्य है, उसका राजा ना आपके दादा हैं, क्या है, आपके दादा हैं। तो जब आपके दादा की मृत्यु हो जाएगी, सॉरी मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, भगवान ऐसा ना करे, तो आपके पापा क्या होंगे, आपके पापा राजा बन जाएंगे। अगर आपके पापा ना हो तो आप राजा बनोगे, यानी कि और कोई बाहर का राजा नहीं बन सकता है। तो उससे क्या था ना कि मेजनी को क्या था, राजतंत्र से घृणा थी, विरोधी था। ठीक है, मेजनी 1830-1831 के विद्रोह में खुलकर भाग लिया, जिसमें सरकार की नज़र में आ गया, इसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। देखिए 1830-1831 में काफ़ी ज़्यादा इसने विरोध किया और उसमें जो सरकार थी इस पर नज़र पड़ गई और इसको सरकार ने जेल में डाल दिया। जब जेल से ये छूटा तो 1831 में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप नामक संगठन का स्थापना भी किया। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए अब हमने क्या मेजनी के बारे में पढ़ लिया, अब हमें काउंट कबूर के बारे में पढ़ना है। तो देखिए काउंट कबूर का जन्म जो तो हुआ था वो 1810 में न्यूरा नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इन्हें जनतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्या रहा है वो भी पढ़ेंगे हम। इन्होंने काफ़ी होशियारी से फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। तो ये एक बहुत ही बड़ा इनका योगदान था, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को हराना। ठीक है, आगे देखिए आपने काउंट कबूर के बारे में पढ़ लिया कुछ, अब ज़्यादा नहीं पढ़ना इनके बारे में, क्योंकि हमें इनके बारे में नहीं, हमें इटली के एकीकरण के बारे में जानना है और उसको जानने के लिए हमें तीनों व्यक्ति के बारे में जानना था। तो इसीलिए हम इन तीनों व्यक्ति के बारे में जान रहे हैं। अब गैरीबाल्डी के बारे में जानते हैं कि गैरीबाल्डी का जन्म कब हुआ था, तो 1810 को नाइस फ्रांस में हुआ था और इन्हें ना हीरो ऑफ रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, हीरो ऑफ रेड शर्ट के नाम से। ठीक है, गैरीबाल्डी को स्थानीय किसानों का समर्थन मिला था। अब समर्थन तो आप समझते हो, गैरीबाल्डी को किसानों का समर्थन मिल गया था। यह यंग इटली के सदस्य भी रहे थे। जो मेजनी ने 1831 में यंग इटली का स्थापना किया था, उसमें जो गैरीबाल्डी थे उन्होंने भाग भी लिया था, यानी कि सदस्य भी रहे थे यंग इटली की। ठीक है, तो हम सभी के बारे में धीरे धीरे पढ़े, आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप बोर हो रहे हो तो कोई बात नहीं, अभी वीडियो को सेव कर सकते हो, बाद में आकर फिर से वीडियो को आप देखना। ठीक है, जब मन करे, जब पढ़ाई का मन करे तभी आप पढ़ाई किया करो, उससे क्या होता है कि आपको समझ में आता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार समझ में नहीं आ रहा तो दो बार देखो, लेकिन समझो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करो, सर इसमें नहीं समझ पाया, कोई और एक नई वीडियो लाइए, तो इसके लिए भी एक नई वीडियो ला सकता हूँ मैं। अतः इटली का एकीकरण 1870 में पूर्ण हुआ। देखिए इटली का एकीकरण क्या हुआ, इसमें करने के बाद इटली का एकीकरण जो था 1870 में पूर्ण हो गया। अब जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ना, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। हाँ, याद आया सॉरी गाइज, मेरे बोर्ड एग्जाम जब मैंने दिया था तो यही क्वेश्चन आया था कि इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो मैंने 1870 में टिक मारा था, जो कि बहुत ही सही था। आगे देखिए कि जर्मन एकीकरण से पूर्व
300 राज्यों में विभक्त था। जो जर्मन था, जर्मनी क्या है, एक देश है, जैसे कि हमारा भारत एक देश है, तो वो भी जो था ना वो 300 राज्यों में विभक्त था। भाई सब सुन सकते हो, 300 राज्यों में, जैसे कि हमारे 28 राज्य हैं वैसे ये 300 राज्यों में क्या था, विभक्त था, मतलब बटा हुआ था। ठीक है, जर्मन का एकीकरण में बिस्मार्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। जैसे कि हमारे भारत में स्वतंत्र करने के लिए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सब जितने थे वो सब बहुत ही योगदान दिया था। ठीक उसी प्रकार जर्मन के एकीकरण के लिए बिस्मार्क महत्वपूर्ण निभाया था। ठीक है, भूमिका निभाई थी। बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क प्रासा का शासक प्रथम विलियम का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण किया था, यानी कि लोग का मानना है कि बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण किया है। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं हम, आगे हमें क्या पढ़ना है। देखिए आगे है कि बिस्मार्क ने जर्मन संघ के एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। जैसे कि महात्मा गांधी भारत को आज़ाद करने के लिए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और काफ़ी ज़्यादा सत्याग्रह आंदोलन भी की थी। उसी बार बिस्मार्क ने जितने भी इटली के एकीकरण में आंदोलन हुए थे, जर्मनी के एकीकरण में, सब में बिस्मार्क ने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 7 वर्ष के दौरान, यानी 7 वर्ष बीत चुके थे, उसके दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से तीनों युद्ध में फ्रांसा की जीत हुई। यानी कि क्या हुई, प्रासा की जीत हुई और प्रासा का राजा जो थे वो बिस्मार्क थे। जीत हुई और एकीकरण का प्रक्रिया पूर्ण हुई, यानी कि जो जर्मन का एकीकरण था वो पूर्ण हुआ। 1871 में जर्मन का सम्राट विलियम प्रथम को घोषित किया गया। यानी कि आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो आप कह सकते हो कि जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। जर्मनी के प्रथम सम्राट कौन बने, तो आप कह सकते हो कि विलियम प्रथम को घोषित किया गया था 1871 में। तो हमने 2 टॉपिक बहुत ही बड़े क्लियर की है और इतने में ही आपका ये चैप्टर हो गया है समाप्त। तो आप वीडियो कर सकते हैं लाइक और चैनल को कर सकते हैं क्या, सब्सक्राइब। ठीक है, तो मैं अभी एक बात से आपको माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि एक चैप्टर से मेरे को 2 वीडियो लाना पड़ रहा है। जैसे कि पहला जो चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके लिए मैंने 2 वीडियो लाना पड़ा, पार्ट 1 और पार्ट 2। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब एक चैप्टर का एक ही वीडियो आएगा और एक ही वीडियो में वो पूरा चैप्टर खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।